हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। कहाँ पर हैं आप? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपके लिए न्यू बैच लेके आए हैं और ये हमारा न्यू बैच है प्रशिक्षु बैच। क्या है? प्रशिक्षु बैच। और ये आपके लिए एकदम क्या है? फ्री है। क्या है? फ्री बैच है ये आपके लिए एकदम। और जल्दी से जल्दी आप हमारे इस बैच से जुड़ जाइए। यहाँ पर हम आपको जो डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी सारी प्रिपरेशन कराएंगे और ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी और सब चीज़ें आपके लिए पीडीएफ है, क्लासेस है और नोट्स हैं, सारे आपके लिए फ्री प्रोवाइड कराए जाएंगे। जल्दी से जल्दी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और हमारे इस बैच को आगे बढ़ाइए और इस फ्री बैच का लाभ उठाइए। अब यहाँ पर चलिए हम अपनी क्लासेस की टाइमिंग देख लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा टीचर हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। हिंदी सब्जेक्ट ये हमारी 11 बजे क्लासेस होगी। इसके बाद अंजलि मैम पढ़ाएंगी आपको संस्कृत विषय पढ़ाएंगी और फिर आपको रंजीत सर पढ़ाएंगे। ये आपके लिए मैथ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और इनकी क्लास 6 बजे होगी। तो आप हमारी क्लासेस में आना ना भूलें। आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप हमारी क्लासेस से अच्छे से जुड़ सकें, ठीक है। अब चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी ये 3rd क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास की थी अपनी सिलेबस की। किसकी की थी? फर्स्ट क्लास जो हमारी थी उसमें हमने अपना सिलेबस डिस्कशन किया था और हमारी 2nd क्लास थी उसमें हमने क्या लेसन फर्स्ट किया। अब ये हमारी कौन सी क्लास है? ये हमारी 3rd क्लास है। आज इस हम क्लास में पार्ट 2 करेंगे। लेसन फर्स्ट का पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। तो चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी आप हमें लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको मेरी आगे की 2 क्लासेस कैसी लगी हैं। आप कमेंट करना नहीं भूलिए ताकि मुझे आप पता चले कि आप कितनी मेरी क्लासेस देख रहे हैं और कितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपके लिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट का आपको पता ही है, हिंदी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराऊंगी और ये हमारा प्रश्न पत्र संख्या होगी षष्टम। कितनी होगी? षष्टम, 6th। और पार्ट हम फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण। हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना और उनका क्या शुद्ध उच्चारण करना, इनके बारे में सब हम जानेंगे, ठीक है। तो हिंदी भाषा की ध्वनियाँ हमारा अब क्या होगा? हिंदी भाषा की ध्वनियाँ हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है? पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम आज क्या करेंगे? आज करेंगे वाचन कौशल। क्या करेंगे? वाचन कौशल। इससे पहले वाली हमने क्लास में क्या किया था? हमने किया था श्रवण कौशल के बारे में मैंने आपको सब डिटेल में बताया था, ठीक है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरी क्लासेस देख सकते हैं और आपके लिए जब तक आप फर्स्ट क्लास मेरी नहीं देखेंगे, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको हिंदी का सिलेबस कराया है, क्योंकि जब तक हमें किसी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं पता होगा हम उसमें अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप मेरी फर्स्ट क्लास देखिए, उसके बाद आप मेरी ये क्लास देखेंगे, तब आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, स्टार्ट करें हम अपनी क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे वाचन कौशल। देखते हैं वाचन कौशल क्या है। वाचन वह प्रक्रिया है जो हमारे मुख से विभिन्न भाषिक ध्वनियों के समूह के रूप में स्फुटित होती है। बच्चे सार्थक और निरर्थक शब्दों का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे बोलने की
स्थिति में पहुँचते हैं, ठीक है। बच्चे जो हैं धीरे धीरे ही जो बोलना सीखते हैं, ठीक है। तो विद्यालय में जब बच्चा प्रवेश लेता है तो उसे उसका नाम, माता पिता का नाम, घर का पता आदि बोलना सिखा दिया जाता है, धीरे धीरे पुस्तकों के अवलोकन और शिक्षण द्वारा बच्चे शुद्ध बोलना, समझना और लिखना सीखते हैं। किसी भी भाषा में अंकित वाक्यों को शुद्ध और सही ढंग से बोलकर पढ़ाना ही वाचन है, ठीक है। किसी चीज़ को क्या है, हम जो अच्छे से पढ़ाते हैं उसका शुद्ध उच्चारण कराते हैं। जैसे हम सबसे पहले बच्चों को आ बोलना सिखाते हैं, ठीक है। तो इसका उच्चारण क्या है, शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बच्चा आ बोलना जो है शुद्ध तरीके से सीख जाए, यही हमारा क्या होता है, वाचन कौशल होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, जो हमारा ये प्रारंभिक अवस्था में ही ये कौशल होते हैं। मैंने आपको कौशल बताए थे, कितने होते हैं, जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए, मुझे कौशल के प्रकार बताइए, क्या कौशल के टाइप्स बताइए आप मुझे। मैंने आपको अपनी कल वाली क्लास में कराए हैं, मुझे पता चले कि आप कितनी मेरी क्लासेस ले रहे हैं। तो जल्दी से बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौशल के कितने प्रकार होते हैं और हमारा फर्स्ट कौशल कौन सा होता है। जो प्राथमिक अवस्था में हमारा कौशल होता है वो हमारा कौन सा कौशल होता है, जल्दी आप मुझे कमेंट कीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको कौशल का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब कौशल के क्या है उद्देश्य देख लेते हैं कि कौशल जो वाचन कौशल है, उम्मीद है आपको वाचन कौशल का अर्थ जो है समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब हम वाचन कौशल के क्या देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे कि हमारे वाचन कौशल के उद्देश्य क्या हैं। तो वाचन कौशल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो पहला क्या है, बालकों में ऐसी क्षमता पैदा करना जो वे पाठ पढ़कर उसके भाव ठीक से समझ सकें। कि बच्चों को इस टाइप से हमें शिक्षा देनी है वाचन कौशल के द्वारा कि अगर वो किसी चैप्टर को पढ़ रहा है तो उसका भाव भी समझ सके, ठीक है। उसका भाव निकाल सके कि इस चैप्टर में किससे रिलेटिव बताया गया है, ठीक है। अब सेकंड हमारा उद्देश्य है कि वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना। कि अगर हम किसी चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारे क्या होती हैं, हमारे जो उसकी अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। ऐसा ही वाचन कौशल द्वारा हम करते हैं। अगर हम वाचन कौशल ज़्यादा कराते हैं बच्चों को तो जो उनकी अशुद्धियाँ हैं वर्णमाला से रिलेटिव वो क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं। किससे रिलेटिव, वर्णमाला से। किससे रिलेटिव, वर्ण माला से रिलेटिव क्या होती हैं, अशुद्धियाँ वो दूर होती हैं, ठीक है। सही है। अब हमारा थर्ड है, पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव, एक विराम आदि का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पढ़ाते समय स्वरों के उतार चढ़ाव, एक विराम का ध्यान रखना चाहिए। कि हम जब पढ़ा रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ सुर, लय, ताल का भी ध्यान पूरा रखना चाहिए, ठीक है। और अगर विराम है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है या अर्ध विराम है, ये सारी चीज़ों का भी हमें क्या है ध्यान रखना चाहिए। और फोर्थ इसका उद्देश्य क्या है, आत्मसात किए गए विषय को बालक दूसरों को भी समझा सकें, उन्हें ऐसी योग्यता उत्पन्न कराना, ठीक है। कि बच्चों को हमें ऐसा पढ़ाना चाहिए कि वो हमसे वो जो सीख रहा है वो अपने सहभागी को अगर उसे समझ में नहीं आ रहा तो वो उसे भी सहयोग कर सके और उसे समझा सके, ठीक है। हमें एक बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, ठीक। चलिए अब आपने यहाँ पर इसके वाचन के उद्देश्य देखे हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम इसके जो हैं इसके जो दोष होते हैं उसके निवारण के बारे में देख लेते हैं। तो वाचन संबंधित दोषों का निवारण, कैसे हम उनका निवारण कर सकते हैं जो वाचन संबंधित हमारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं।
तो आवृत्ति पुनरावृत्ति क्या है, पहला क्या है, आवृत्ति और पुनरावृत्ति, पहला हमारा क्या है, निवारण है। तो इसका अभिप्राय यह है कि बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास कराकर उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। कि अगर हम किसी का बार बार जो है प्रैक्टिस करते हैं, बार बार किसी चीज़ का रिवाइज करते हैं, जो चीज़ हमें नहीं आती है, तो जो उसके पढ़ने में, उससे समझने में जो दोष आते हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए होता है। अगर बच्चे को किसी चीज़ में पढ़ने में दिक्कत आ रही है, किसी चीज़ को वो नहीं समझ पा रहा है, तो बार बार अगर हम उसका रिवीजन कराएंगे तो वो बेशक ही समझ जाएगा और उसका शुद्ध उच्चारण करने लगेगा और उसका जो दोष होगा वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड इसमें क्या है, वातावरण परिवर्तन। ठीक है। फिर हमारा सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्या होगा, वातावरण परिवर्तन होगा इसका दोष के निवारण। तो चर्चा को सिखाई जाने वाली भाषा हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाना पठन संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। ठीक है। बच्चों को अगर हम सिखा रहे हैं तो उसके वातावरण उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या है, वातावरण जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब तक वातावरण अच्छा नहीं होगा बच्चा अच्छे से सीख नहीं पाएगा। ठीक है। वो अच्छे से पठन नहीं कर पाएगा, ना अच्छी शुद्ध तरीके से वाचन कर पाएगा। तो इसीलिए जो वातावरण हमारा जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसमें। अब थर्ड देखते हैं इसका दोष के निवारण क्या है। थर्ड इसमें है चिकित्सा विधि। तो यदि किसी अंग में कोई खराबी के कारण या जन्मजात किसी कमी के कारण दोषों को चिकित्सीय उपचार द्वारा दूर किया जा सकता है। कि अगर बच्चे में कोई जन्मजात ही दोष है, जैसे कुछ बच्चे हकलाते हैं, ठीक है, हकलाते हैं या उनकी मतलब कि जो बोलने का उनका तरीका होता है वो उनका जन्मजात ही होता है। ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर कोई मतलब चिकित्सीय कमी हो, उनके अंदर कोई कमी हो, तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो इसे हम चिकित्सीय उपचार द्वारा दूर कर सकते हैं। ठीक है। हमें उसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि ये इस टाइप से क्यों बोल रहा है, या कि बच्चा अच्छी तरीके से उच्चारण क्यों नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए भी हमें जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हमारा वाचन कौशल जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा और ये एक दोष जो है हमारा आगे तक हमें जो है परेशानी देगा। तो इसीलिए जो वाचन कौशल में जो निवारण है, दोषों के निवारण, इन पे हमें बहुत ही ज़्यादा महत्व देना चाहिए। ठीक है। ये एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आगे चलते हैं, चलिए। अब यहाँ पर हम देखें वाचन कौशल, जो वाचन कौशल है उसके क्या है प्रकार देख लेते हैं। तो वाचन कौशल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। आपसे पूछा जाए वाचन कौशल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं। अब आपसे इनके अंदर भी पूछ लिया जाए कि ये कौन कौन से होते हैं, तो क्या कहेंगे, शास्वर वाचन, क्या कहेंगे, शास्वर वाचन और मौन वाचन। ठीक है। शास्वर वाचन और मौन वाचन। अब इसी टाइप से हम इन दोनों को क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम शास्वर वाचन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम अपने मौन वाचन के बारे में जानेंगे। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलिए और कमेंट भी कीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको कोई क्लास में परेशानी हो रही है, तो हम उसमें चेंजेस कर सकेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए हमारी क्लास, क्योंकि ये आपके लिए एकदम फ्री है। क्या है, ये आपके लिए एकदम फ्री है। और हमारा टारगेट एग्ज़ाम ओनली से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक है। अब देखते हैं अपना शास्वर वाचन देख लेते हैं। तो शास्वर वाचन का मतलब है शास्वर वाचन का मतलब है किसी पाठ को स्वरों के साथ पढ़ना। यह पढ़ने का एक तरीका है। शास्वर वाचन से बच्चे में वाचन कौशल का क्या होता है, विकास होता है। यह वाचन की शुरुआती अवस्था होती है। शास्वर वाचन क्या होता है, जब हम वाचन कौशल करते हैं तो ये हमारी क्या प्रथम अवस्था मानी जाती है। ठीक है, वाचन कौशल सिखाने की। ठीक है। आगे देखते हैं, वाचन सहित पढ़ने को शास्वर वाचन कहते हैं। ठीक है।
वाचन सहित पढ़ने को क्या कहते हैं? शास्वर वाचन कहा जाता है। यह वाचन की शुरुआती अवस्था है। शास्वर वाचन से बच्चे में वाचन कौशल का विकास होता है। यह छोटी कक्षाओं के लिए क्या है? ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो फर्स्ट क्लास है, जो छोटे क्लासेस की होती है, प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा प्रदान करते हैं, उसके लिए शास्वर वाचन जो है बहुत ही फायदेमंद होता है बच्चों के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा शास्वर वाचन, आपको समझ में आ गया होगा शास्वर वाचन क्या होता है। अब चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं उत्तम शास्वर वाचन के गुण, कि अच्छा शास्वर वाचन के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो अच्छे शास्त्र वाचन के गुण, पहला इसमें गुण है ध्वनियों का ज्ञान। क्या है? ध्वनियों का ज्ञान। तो बालकों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए तथा समान ध्वनियों में भेद करने की सामर्थ्य होना चाहिए, कि समान ध्वनियों में क्या वो भेद कर पाए, जो समान ध्वनियाँ उनमें भेद कर पाए, जो असमान ध्वनियाँ उनका भी भेद कर पाए। ठीक है, ये इसका क्या हो, उसके अंदर गुण होना चाहिए। सेकंड हमारा क्या होगा? सेकंड हमारा होगा उच्चारण की शुद्धता। क्या होगा? उच्चारण की शुद्धता। आप ये समझ लीजिए कि आपको ये टॉपिक जो है शास्वर वाचन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, आपको कभी कभी तो आपको अति और लघु दोनों में ही शास्त्र वाचन से रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसे जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। वैसे तो आपके सभी कौशल जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ कौशल आपके ऐसे हैं जो आपको बार बार रिपीट किए जाते हैं पेपर में। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड अपना गुण इसके वाचन कौशल का, उच्चारण की शुद्धता। तो उत्तम शास्वर वाचन में शुद्धता का विशेष महत्व है। क्या है? शुद्धता का बहुत ही महत्व होता है। अतः प्रत्येक शब्द का उच्चारण शुद्ध रूप में करना चाहिए। उच्चारण में अशुद्धता कई कारणों से आ जाती है। तो उच्चारण में अशुद्धता किस किस कारण आती है, इसको हम देख रहे हैं उदाहरण के साथ। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आती है, मनोवैज्ञानिक कारण आती है, अज्ञानतावश गलत अभ्यास से आती है, अध्यापक का अशुद्ध उच्चारण या उच्चारण स्थल में दोषों के कारण जो है इसकी जो है अशुद्धियाँ आ जाती हैं उच्चारण के टाइम। कि अगर मतलब क्षेत्रीय प्रभाव, अगर हमारे क्षेत्र में ही गलत तरह से जो भाषा बोली जा रही है, लैंग्वेज बोली जा रही है, तो वो जो उसका प्रभाव है वो एक बच्चे पे भी पड़ेगा। ठीक है, वो भी वही बोलेगा जो दूसरों को बोलते हुए सुनेगा। और मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है, अज्ञानता। अगर किसी को पता ही नहीं है कि इस वर्ड को कैसे बोलना है, तो ये क्या हो गई? एक अज्ञानता हो गई, इसके कारण भी वो गलत बोलेगा। और अगला क्या था? अगला था अध्यापक का अशुद्ध उच्चारण। कि अगर अध्यापक ही अशुद्ध उच्चारण करेगा, बच्चे को गलत ही सिखाएगा, तो बच्चा गलत ही सीखेगा और इससे क्या होगा? उसका उच्चारण अशुद्ध ही रहेगा। ठीक है, और उच्चारण स्थल में दोष, कि स्थल में भी दोष हो सकता है, क्योंकि वातावरण हमारे कौशलों के लिए, हमारे एजुकेशन में जो है बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। अगर हम किसी को सिखा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, मान लो XYZ, तो उसमें हमारा वातावरण जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर वातावरण अच्छा नहीं होगा तो बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, अब अगला इसमें हमारा क्या है? अब इसका हमारा जो थर्ड है वो है विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह। इसमें और भी अतः परीक्षण के माध्यम से कारण का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। कि हम बच्चे की जो क्या है परीक्षण करना चाहिए हमें उसका, कि अगर हमें उसकी गलतियां पता होंगी तो हम क्या है उसका निवारण कर सकेंगे और उन्हें दूर करने का क्या है एक प्रयास कर सकेंगे। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये गलतियां जो हैं सुधरेंगी नहीं। अब देखते हैं विराम चिन्ह देखते हैं। तो अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम का ध्यान रखकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, पूर्ण विराम का ध्यान रखकर पढ़ना चाहिए। रोको मत, जाने दो,
वाक्य में क्या है, यदि रोको के पश्चात विराम करके पढ़ें तो एक अर्थ होगा, ठीक है, और मत के बाद विराम करके पढ़ें तो दूसरा अर्थ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोको मत जाने दो क्या है, रोको मत, रोको, एक बार मिटा लेते हैं थोड़ा ताकि समझ में अच्छे से आए। रोको मत जाने दो, ठीक है। ये मिक्सअप हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। तो रोको मत जाने दो, अगर हम इसको जो है अलग अलग पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे, अगर इसके नीचे विराम लगा देंगे तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा, और इसको हम अगर अलग पढ़ेंगे तो इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से जो है, तो इसी टाइप से जो है हमारे जो विराम वगैरह होते हैं वो हमारी उच्चारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अतः विराम चिन्ह अर्थ बदल देते हैं, कि विराम चिन्ह लगाने से क्या होता है, अर्थ जो है क्या हो जाता है, बदल जाता है। किसी भी सेंटेंस का, किसी वाक्य का जो है अर्थ बदल जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको इसके गुण समझ में आ गए होंगे, सात स्वर वाचन के। चलिए अब हम आगे देखते हैं, अगला हमारा आगे क्या होगा, और हमारे इसके गुण और भी हैं। तो पहला इसमें, अब हमारा अगला क्या है, वो है स्पष्टता। फोर्थ हमारा क्या है, स्पष्टता। तो वाचन स्पष्ट होना चाहिए, इसके लिए स्वर पर नियंत्रण आवश्यक है। इतनी जोर से पढ़ना चाहिए कि समस्त श्रोता सुन लें, ठीक है, कि हमें इतनी तेज बोलना चाहिए कि जो बैठा है, जो जितने लोग भी बैठे हैं वो सुन लें कि हमने बोला क्या है। शब्द के समूहों को एक विश्वास में पढ़ते हुए, समूह को एक श्वास में पढ़ते हुए उसके अर्थ की गति का ध्यान रखा जाए, ठीक है, कि अगर हम पढ़ रहे हैं एक सांस में तो उसकी गति का भी ध्यान रखा जाए। जो ऐसा नहीं कि जैसे पढ़ दिया कि मतलब किसी को समझ में ही नहीं आया, तो ऐसे नहीं पढ़ना है, हमें ऐसे पढ़ना है कि दूसरे को समझ में भी आए और हम अच्छे से पढ़ भी दें उस चीज़ को। तो प्रत्येक वर्ण का उच्चारण पृथक रूप से ही किया जाए, कि उच्चारण जो है पृथक रूप से किया जाए, ठीक है। अब फिफ्थ इसमें है, फिफ्थ है उपयुक्त बालघात। तो बल शक्ति की वह मात्रा है जिसके द्वारा कोई वर्ण अथवा शब्द उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है। और वाचन में इसके बाद को दृष्टिगत रखना चाहिए, ठीक है। इस बात को क्या है, वाचन में इस बात को दृष्टिगत रखना चाहिए कि उपयुक्त जो है, उपयुक्त बल शक्ति का यूज किया जाए, ठीक है, कि किस शब्द का उपयोग बल देना है, कि किस शब्द पे हमें अधिक बल देना है और किस पे कम बल देना है, क्योंकि बल की मात्रा के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। यथा हे प्रभु मुझे एक शीलवान पुत्र दीजिए, क्या है, हे प्रभु मुझे एक शीलवान पुत्र दीजिए। तो इस वाक्य में यदि पुत्र पर बल देते तो क्या इसका अर्थ होगा कि पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए, ठीक है, कि पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। तो बल देने का मतलब यही है, इससे क्या है, अर्थ इसका बिल्कुल चेंज हो जाता है। यदि शीलवान पर बल देकर पढ़ेंगे तो उसका तात्पर्य होगा शीलवान ही चाहिए, ठीक है, कैसा चाहिए, शीलवान ही पुत्र चाहिए, और शील रहित कदापि नहीं चाहिए,
कि हम प्रभु से कह रहे हैं हमें शीलवान ही पुत्र चाहिए, शील रहित कदापि नहीं चाहिए। यदि उपयुक्त वाक्य में इन शब्दों पर बल नहीं दिया जाएगा तो उसका तात्पर्य होगा कि पुत्री भी चलेगी, कि पुत्री भी चलेगी, ठीक है। शील बाहित भी चलेगी, कि अगर वो शीलवान नहीं होगी तो भी वो चलेगी। अतः साधारण रूप से कहने ए बलाघात करते हुए कहने से अर्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो अगर हम किसी चीज़ को बल दे के उससे बोलते हैं और उस पर किसी शब्द पे बल दे के नहीं बोलते हैं तो उससे क्या है, अर्थ में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि हे प्रभु मुझे शीलवान पुत्र दीजिए, तो अगर वो पुत्र पे बल देता तो इसका अर्थ होता उसे पुत्री नहीं चाहिए, ठीक है। अगर वो शीलवान पे बल दे के पढ़ता तो इसका अर्थ ये होता कि शीलवान ही चाहिए, शील रहित नहीं चाहिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब अगला हम देखते हैं 6 है प्रभा। क्या है, प्रभा। तो वाचन में प्रभा की दृष्टिगत रखा जाए। वाचन में जो प्रभा है उसको भी क्या है, दृष्टिगत रखा जाए। अब इस प्रभा को आप इसी का नाम मत समझ लीजिए, ये प्रभा वो वाली प्रभा नहीं है। ये प्रभा है जो हम बोलने में यूज करते हैं। तो गति पर नियंत्रण रखना चाहिए, जो गति की प्रभा है ये वो प्रभा है। सही है, समझ गए आप। ना तो बहुत द्रुत गति में पढ़ना चाहिए और ना ही रुक रुक के धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। ना ही बहुत जल्दी पढ़ देना चाहिए, ना कि बहुत रुक रुक के पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी हमें गति प्रभा का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। गति की प्रभा क्या होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं और इसके हैं, और भी इसके जो हैं ये, और भी इसके क्या हैं, गुण हैं। क्या हैं, गुण हैं। तो अर्थ की प्रतीति सुंदर वाचन वह वाचन है जो पढ़ते समय शब्दों का अर्थ ग्रहण करता चलता है, ठीक है। जो पढ़ते समय शब्दों का अर्थ ग्रहण करता चलता है। सुंदर वाचन वही होता है जो पढ़ते पढ़ते क्या है, उसका अर्थ भी समझ जाए, ठीक है, कि उसका अर्थ भी ग्रहण कर ले। यदि गति, लय, उच्चारण, विराम आदि का ध्यान रखकर वाचन किया जा रहा है तो अर्थ को प्रतीति स्वाभाविक रूप से होती चलेगी, ठीक है। कि अर्थ की जो अर्थ है उसका स्वाभाविक रूप से निकलता चला जाएगा अगर हम उसे अच्छे से लय, ताल और जो है विराम चिन्ह का अच्छे से यूज करके पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। और अगला इसमें होगा स्वर में रसात्मकता। क्या है, स्वर में रसात्मकता। तो अच्छा वाचन कर्कश ढंग से नहीं पढ़ता है, ठीक है। अच्छा वाचक जो है कर्कश ढंग से नहीं पढ़ता है, ना ही उसे रूप नापन करता है, ठीक है। कि उसके रूप का नापन नहीं करता है, वो बस अच्छे से पढ़ता है। वरन आसान ढंग से मधुरता के साथ शब्दों का उच्चारण करता है और करुण रस की प्रधानता होने को ओज नहीं दिखाना चाहिए। कि आपके अंदर अगर गुस्सा है पढ़ते टाइम तो आपको जो है हमें गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए पढ़ते टाइम, ठीक है। तो एक अच्छा वाचक जो है वो इसको ध्यान में रखे जो है पढ़ता है। ये इसका क्या है, वाचन कौशल का गुण है हमारे। और अगला हमारा इसका गुण क्या है, वाचन की मुद्रा। कि वाचन की मुद्रा कैसी होनी चाहिए, सही है। तो वाचन करते समय अच्छा वाचन आवश्यक ढंग से हाथ नहीं, अच्छा वाचक अनावश्यक ढंग से हाथ नहीं पटकता, पेज नहीं पलटता, उंगलियों को नहीं नचाता और पैर से तबले नहीं बजाता, ठीक है।
और क्या है, पुस्तकों को विकृत ढंग से नहीं पकड़ता, ना झुककर पढ़ता है और ना अकड़कर पढ़ता है। ठीक है, जो अच्छी मुद्रा जो होती है हमारी वही होती है जब हमारी जो है हमारे बैठने की, हमारी बुक पकड़ने की सारी मुद्राएं जो हैं बेस्ट हों, तभी एक वो अच्छा वाचक कहलाया जाएगा। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखे जो है वाचन करना चाहिए या वाचन बच्चे को कराना चाहिए, तभी जो है अच्छा वाचन हो सकेगा, तभी अच्छा वाचन हो सकेगा। ठीक है, अगला क्या है, रुचि। रुचि आपकी जो है कि सभी कौशलों में, हमारी पढ़ाई जो भी है उसमें रुचि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि अगर हम जब तक किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए रुचि नहीं लेंगे तब तक हम जो है अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो रुचि अच्छा वाचन पढ़ने, तो अच्छा वाचन पढ़ने में क्या रुचि रखता है, उसी वाचक के अंदर जो है, उसी वाचक के अंदर जो है ये आता है। उसकी रुचि देखकर श्रोता भी आनंद लेता है और जो है वाचन में उसे ना तो उबाऊ आती है, मतलब ना तो वो क्या है बोर होता है, और ना ही उसे वह व्यर्थ का काम समझकर करता है। कि अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो अगर वो अच्छी रुचि लेके पढ़ रहा है तो हमें उसे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे और शेयर नहीं करेंगे तो मुझे बोरियत लगेगी, मुझे आपको पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है तभी मुझे मज़ा आएगा और मैं ऊबूंगी भी नहीं, और आपको अगली बार जो है नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से लेके आऊँगी। तो ये हमारी रुचि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी आप पढ़ रहे हैं, आप मुझे मतलब आप समझ तो रहे हैं लेकिन आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लाइक नहीं कर रहे हैं, तो मुझे यही लग रहा है कि आप जो है इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने वाचन के जो गुण थे क्या देखे, गुण देखे। अब हम अपना देखते हैं मौन वाचन। हमारा इसमें वाचन में सेकंड टाइप हमारा क्या है, मौन वाचन है। अभी हम क्या कर रहे थे, शास्वर वाचन कर रहे थे। ठीक है, तो मौन वाचन हमारा क्या है, जानते हैं इसका अर्थ क्या है। तो मौन वाचन का अभिप्राय स्वयं में स्पष्ट है। ठीक है, मौन का अर्थ होता है बिना ध्वनि किए, कि मौन तरीके से अपनी मन में ही पढ़ना। ठीक है, किसी पठन को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज़ या ध्वनि का ज्ञान ना होने पाए, और कहीं क्या पढ़ा जा रहा है ही मौन वाचन कहलाता है। ठीक है, यह शास्वर वाचन से ठीक उल्टा होता है। ये क्या होता है, शास्वर वाचन से उल्टा है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए शास्वर वाचन का उल्टा वाचन कौन सा होता है, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे, मौन वाचन। क्या कहेंगे, मौन वाचन। क्या होता है, ये शास्वर वाचन का उल्टा वाचन होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें मौन वाचन की आवश्यकता हमें 2-3 दृष्टियों से होती चाहिए। ठीक है, 2-3 दृष्टि जो है होनी चाहिए, उसकी वजह से हमें होनी चाहिए। देखते हैं क्या क्या है। तो मौन वाचन में प्रत्येक छात्र पठितांश का वाचन स्वरगति से कर सकता है। मौन वाचन की आवश्यकता हमें 2-3 दृष्टिगत में होनी चाहिए, ये स्पष्ट है। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमें मौन वाचन की आवश्यकता होती है। तो मौन वाचन में प्रत्येक छात्र पठितांश का वाचन स्वरगति से कर सकता है। क्या होता है, स्वयं गति से कर सकता है, मतलब स्वयं की गति से, कि वो अंदर ही अंदर अपने किसी भी टाइप से पढ़ सकता है। और सेकंड क्या है, यदि पाठ्यक्रम का कोई वाक्य अर्थात वाक्यांश छात्र को समझ में नहीं आ रहा है तो उसी वाक्य या वाक्यांश को उसे जो है अपने मौन वाचन के द्वारा सीखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जैसे अगर बच्चे को किसी मतलब कि कोई पोएम वगैरह है उसे समझ में नहीं आ रही है, तो आप उससे कह दीजिए कि बेटा आप अपने मन मन में पढ़िए इसको 2-3 बार। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसका अर्थ और उसको अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे और क्या इसमें। तो मौन वाचन की आवश्यक, ठीक है जी, वही है। अब इसमें हम यहाँ पर थे, हम थर्ड पॉइंट पे थे, यदि पाठ्यक्रम का कोई वाक्य अर्थात वाक्यांश छात्र को समझ में नहीं आ रहा है तो उसे वाक्य या वाक्यांश को उस समय तक बार बार पढ़कर समझने का प्रयत्न छात्र कर सकते हैं। ठीक है, जब तक कि उस
जब तक कि वह वाक्य या वाक्यांश उसकी समझ में ना आ जाए। ठीक है, अगर बच्चे को कुछ चीज़ समझ में दिक्कत हो रही है तो आप उसे जो है बार बार उसको पढ़ने के लिए कह सकते हैं। और थर्ड क्या है, अवकाश के समय जो क्या है सदुपयोग करने हेतु मौन वाचन का अभ्यास जरूरी है। कि जब बच्चे को अवकाश है, मान लो वो छुट्टी है, संडे है, तो उसके लिए क्या है, आप कहिए कि आप इसको जो बेटा है जो इसको मौन वाचन करें, आप इसको अपने मन मन में जो है बार बार पढ़ें, इसको इसका रिवाइज करें, तो आपको ये है अच्छे से समझ में आएगा, इसका अर्थ भी और इसमें जो समस्याएं आ रही हैं उसको भी। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मौन वाचन के क्या है उद्देश्य हैं। उम्मीद है आपको मौन वाचन समझ में आ गया होगा। जो मतलब कि मौन वाचन वही आप बोल सकते हैं एक लाइन में कि जो हमारी मतलब जो हम अंदर पढ़ते हैं, अपने मन में पढ़ते हैं, जिसमें कोई आवाज़ हमारी ना निकले, किसी को सुनाई ही ना दे कि हम पढ़ रहे हैं, किसी को समझ में ही ना हो हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, वही क्या होगा, हमारा मौन वाचन होगा। तो मौन वाचन का उद्देश्य क्या है, मौन वाचन बहुत अधिक उपयोगी है। क्या है उपयोगी है, मौन वाचन की आवश्यकता के विषय में जो कुछ भी कहा गया है उसके आधार पर मौन वाचन के उद्देश्य सरलता से निश्चित किए जा सकते हैं। यह उद्देश्य निम्न है, कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या होगा, फर्स्ट हमारा होगा छात्रों को अधिक से अधिक विषय वस्तु को आत्मसात करना। कि हम अधिक से अधिक चीज़ों को पढ़ेंगे तो क्या होगा, आत्मसात करेंगे, तो हमारा जो हमारा मौन वाचन का क्या है, यही उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक चीज़ों को, विषयों को पढ़ें। सेकंड इसमें क्या है, छात्रों द्वारा किसी बात को स्वयं समझने के लिए उसे क्या है प्रेरित करें। कि अगर हम उसे प्रेरित करेंगे तो वो अच्छे से समझ पाएगा। थर्ड इसमें क्या है, उसकी चिंतन तथा तर्क शक्ति का विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। कि अगर हम उसे मौन वाचन कराएंगे तो उसके चिंतन और तर्क शक्ति का क्या होगा, विकास होगा। और ये विकास जब ही होगा जब वो मौन वाचन करेगा। मौन वाचन हमारी जो है सोचने समझने की शक्ति जो है तीव्र करता है। ठीक है, और फोर्थ इसमें क्या है कि छात्र में अन्य छात्रों को व्यवधान पहुंचाए बिना जो है अपनी ही क्षमता एवं योग्यता अनुसार छात्रों को पाठ्यांश को समझने के लिए क्या है प्रयास करना चाहिए। कि दूसरे का जो है व्यवधान ना पड़े, कोई उसमें बाधा ना डाले, उसके बिना ही हमें क्या अपनी योग्यता जो हमारी और क्षमता जो हमारी है उसको ध्यान में रख के हमें क्या है उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। और फिफ्थ इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों द्वारा अवकाश के क्षणों का उपयोग किए जाने के लिए क्या है उसे प्रेरित करना चाहिए। कि उसे छुट्टी मिल रही है, कि संडे का दिन मिल रहा है, या वो स्कूल से जाके जब घर पर जा रहा है अवकाश के टाइम पे, ठीक है, तो उसे प्रेरित करना चाहिए कि आप जो है वहाँ पर घर पे जाकर रिवाइज करें उसको। ठीक है, बार बार उसे पढ़ें, उसे समझें, उसका अर्थ समझें। तो इससे क्या होगा, वो उससे अपने अवकाश टाइम का जो है उपयोग कर सकेगा। और क्या अपने समय का सदुपयोग करेगा। ठीक है, सदुपयोग करेगा। अब आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। और 6 नंबर इसमें है, छात्रों द्वारा विषय वस्तु को गहनता से समझने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, 7 इसमें है, दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना पठनीय सामग्री का भाव जो है ग्रहण करना चाहिए। कि किसी के बाधा पहुंचाए बिना ही हमें जो पठन सामग्री है उसके भाव को ग्रहण कर लेना चाहिए और उसको सही तरीके से समझना चाहिए मौन वाचन के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, चलिए। अब हम मौन वाचन के महत्व को देख लेते हैं। अभी हमने मौन वाचन के उद्देश्य देखे थे, अब हम अपने मौन वाचन के उद्देश्य को देख लेते हैं। ये आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। क्या है इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको करा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, उन सभी में आया है। मौन वाचन करने से पहले आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और टारगेट एग्जाम ओनली से, ठीक है, ओनली ऊपर लिख दे रही हूँ, एग्जाम ओनली से जुड़े रहिए, टारगेट एग्जाम ओनली से जुड़े रहिए।
तो इसमें पहला क्या उद्देश्य, इसका पहला महत्व है, इसका महत्व क्या है, इसमें पहला महत्व है मौन वाचन का लाभ सभी व्यक्ति ले सकते हैं, कि सभी लोग ले सकते हैं मौन वाचन का जो है लाभ। और सेकंड इसमें क्या है, व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना ही मौन वाचन कर सकता है। कि कोई अगर आपसे कह रहा है कि उसे आपको आपके पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कि आपके बोलने में परेशानी हो रही है, तो अब वहाँ पे आप मौन वाचन कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसको जो बाधा आ रही है वो बाधा भी नहीं आएगी मौन वाचन के द्वारा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, मौन वाचन कोई भी बालक, छात्र या व्यक्ति अपनी इच्छा, गति और आवश्यकता अनुसार कहीं भी और कभी भी कर सकता है। अर्थात मौन वाचन कक्षा में ही नहीं, यात्रा में, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि कभी भी किया जा सकता है, ठीक है। तो मौन वाचन का क्या, हमारा कोई टाइम निर्धारित नहीं है कि हम इसी टाइम मौन वाचन करना है। हम कहीं भी जा रहे हैं तब हम मौन वाचन कर सकते हैं। कि आपने किसी चैप्टर को तैयार किया है तो आप अपने मन में उसको क्या है रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आप सोने जा रहे हैं तो आप सोने से पहले जो है मौन वाचन कर सकते हैं कि आपने पूरे दिन में जो है क्या क्या तैयारी की है, क्या क्या किया है, या आप अगले दिन के लिए जो है टाइमिंग भी अपने अगले दिन के लिए भी आप जो है अपनी समय सारणी बना सकते हैं मौन वाचन के द्वारा, ठीक है। और आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोर्थ इसमें क्या है, मौन वाचन स्वेच्छा के साथ साथ स्वगति से भी किया जा सकता है। ये अपनी स्वेच्छा के साथ आप अपनी गति से कर सकते हैं, अपने मन में किसी भी तरीके से आप जो है मौन वाचन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला अब इसमें हमारा है कि चौथा है, मौन वाचन स्वेच्छा के साथ स्वयं गति से भी किया जा सकता है, ठीक है। अब पांचवा इसमें देखते हैं क्या है, पांचवा इसमें है इसमें हमारा पांचवा अवकाश के क्षणों में उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि जब हमें छुट्टियां मिल रही हैं, जब संडे का टाइम मिल रहा है, तब हम मौन वाचन करें तो ज़्यादा ही उपयोगी माना जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अब यहाँ पर हमारी क्लास जो है समाप्त होती है। आप क्या होती है, समाप्त होती है। आप टारगेट एग्ज़ाम आप हमारे इस टारगेट एग्जाम वाले से जुड़े रहिए। और हमारा ये क्या है, प्रशिक्षु बैच है। क्या है, प्रशिक्षु बैच है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि प्रशिक्षु का अर्थ बताइए, आप किसी ने भी प्रशिक्षु का अर्थ नहीं बताया, ठीक है। अभी भी मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसका अर्थ बताएंगे, तो ये आपके लिए क्वेश्चन बना रहेगा। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने बेल आइकन को अच्छे से दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारा टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। और आप मेरी पहले की क्लासेस, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास भी ज़रूर देखिएगा, कि अगर आप वो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमारा क्या था, आज पार्ट 2 था। इससे पहले हम अपनी 2 क्लासेस कर चुके हैं, तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हमारा बैच जो है शेयर कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए एकदम फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई भी आपके लिए कुछ भी आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम आपके लिए पीडीएफ, फ्री क्लासेस और सब कुछ क्या है फ्री देंगे। तो बने रहिए हमारे बैच के साथ। ओके, धन्यवाद।